पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि राजकुमार जियांग से कैसे मिला। इस पार्ट में हम जानेंगे कि राजकुमार तक जियांग कैसे पहुंचा। जियांग मन में कहता है, उस दिन सब कुछ बदल गया क्योंकि मैं उससे मिला। एक अधिकारी घोषणा करता है, जो लोग सुन रहे थे और उन लोगों में था खड़ा जियांग। क्या आप में से कोई राजमहल में काम करना चाहता है? आपकी उम्र 8 से 18 साल के बीच में होनी चाहिए। जरूरत है सेहतमंद अनपढ़ लड़के की। अगर आप चुने गए तो आपको 40 सोने के सिक्के मिलेंगे। भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं। उसके साथ खड़ी हुई स्त्री कहती है, इस बकवास को मत सुनो। जो भी लड़का ये काम लेगा वो कभी बाप नहीं बन सकता, उसके कभी बच्चे नहीं होंगे। हम कभी अपने बच्चे को ऐसा काम नहीं करने देंगे। सिगार फूंकते हुए एक व्यक्ति कहता है, तो मुझे बताओ, इनमें से तुम कौन सा बच्चा बेचना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें से एक बिल्कुल जियांग जैसा लगता है। उनमें से एक बच्चा कहता है, अंकल, मेरे माता पिता कह रहे थे कि वो मुझे बेच देंगे, क्या ये सच है? उनकी माता रो रही है और उसे चुप कराते हुए उसके पिता कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये सब बातें सुनकर जियांग सीधा चल पड़ता है घोषणा करने वाले अधिकारी के पास और उसे जाकर कहता है कि मैं अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। इस तरह के साधारण गुलाम को राजमहल में कितना महीना मिलता है? अधिकारी कहता है, हर महीने 100 किलो चावल और 2 सोने के सिक्के। पर एक बार तुमने सहमति दे दी तो वापस लौटने का रास्ता नहीं है। जियांग पेंग पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मेरा नाम है जियांग पेंग और मेरी उम्र 15 साल है। पर रात को सोते समय उसके माँ बाप और घर वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। पर तुम चिंता मत करो, जब भविष्य में तुम राजमहल को छोड़कर आओगे तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। मैंने सुना है कि कल रात उस घर में किसी की मौत हो गई थी क्योंकि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो बेटा। हर साल बहुत सारे लोग पहले इम्तिहान में ही मारे जाते हैं और उनसे भी ज्यादा राजमहल में। ये सब किस्मत की बात है। अचानक से जियांग को कोई आवाज लगाता है कि बहुत देर हो गई है, उठ जाओ। जियांग मन में कहता है, क्या ये सब कुछ सपना था? पता नहीं मेरे घर वाले, मेरे माता पिता किस हाल में होंगे। माँ, बाबा, आज से हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी आंखों के सामने उसके पिता के रोते हुए चेहरे का दृश्य आता है, जिसे याद कर वो उदास हो जाता है। और कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग संतरी से, जो उसे और बाकी सबको समझाते हुए कहता है, तुम सबको सभी नियम कायदे याद हो चुके हैं। आज से तुम लोगों की अलग अलग विभाग में नियुक्ति की जाएगी। हमेशा याद रखना, एक गुलाम अपने मालिक के साथ ही जीता मरता है। अगर मालिक सफल होता है तो गुलाम भी ताकतवर होता है। अगर मालिक की कोई औकात नहीं रहती तो गुलाम की औकात कुत्ते से भी बदतर होती है। मैं तुम लोगों का साथ बस यहीं तक दे सकता था। इसके आगे तुम लोगों ने जो करना है खुद के दम पर करना है। जियांग, जिसकी आंखें नींद के कारण बंद हो रही थी, पर उसकी आंखों में अब नए नए सपने थे। वो जाते हुए मन में कहता है, मेरा नया मालिक कैसा होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कौन सी जगह पर नियुक्त किया जाएगा? हो सकता है कि मुझे महाराज के पास नियुक्त किया जाए और मेरी समझदारी से प्रभावित होकर ये है जियांग के ख्याली महाराज, जो कहते हैं, मैं जियांग पेंग को इनाम देना चाहता हूँ। मैं उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हूँ। और जियांग खुशी खुशी कह रहा है, धन्यवाद महाराज। और अगर जियांग की नियुक्ति महारानी के पास हुई तो, और ये है जियांग की ख्याली महारानी, जो कहती है, जियांग पेंग, तुमने इस बार बहुत ही अच्छा किया। जाओ, जाकर 500 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दे दो। अगर तुमने अगली बार भी अच्छा किया तो तुम्हें और ज्यादा इनाम मिलेगा। जियांग अपनी अगली ख्याली दुनिया में उड़ारी लगाने ही वाला था कि उसको आवाज पड़ जाती है, जिस कारण उसे मजबूरी में जमीन पर आना ही पड़ता है। जियांग घबराकर मन में कहता है, मेरी बारी है। अधिकारी उससे कहता है, क्या तुम्हारा नाम जियांग पेंग है? तुम किस जगह पर अपनी नियुक्ति करवाना चाहते हो? जियांग कहता है, मैं जाना। पर उसके पूरा बोलने से पहले ही अधिकारी लिखना शुरू कर देता है। जियांग हर चीज की तरफ नजर घुमाता है तो उसे समझ आ जाती है। वो मन में कहता है, इसका हाथ, ये मुझसे रिश्वत चाहता है। पर मेरे पास तो धन है ही नहीं। मैं इतना समझदार नहीं हूँ। आपको जो भी ठीक लगे। बेचारा जियांग अपनी आंखों में हल्के से आंसू देखकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, तुम काफी ईमानदार दिखते हो। उपपत्नी शन के महल में एक सेवक की जरूरत है, तुम वहां जा सकते हो।
ये सुनते ही जियांग की उम्मीदें एक बार फिर से आसमान छू देती हैं और वो खुशी खुशी करता है, धन्यवाद, मेरी नियुक्ति उपपत्नी शन के पास हुई है। वो अधिकारी उसे जाने का इशारा करते हुए कहता है, और हाँ, तुम गुलाम हो, जब भी अपने मालिक को देखो तो उनका सम्मान करना मत भूलना। अगर तुम भूल गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। जियांग ध्यान से ये बात सुन कहता है, मैं याद रखूंगा। उपपत्नी शन बैठी हुई थी आराम से और उनके सामने झुककर बैठा हुआ था जियांग, जिनको देखकर जियांग के मन में जो रानी के प्रति तस्वीर बनी थी वो पूरी तरह से टूट गई। शन दासी से कहती है, होंगशियो, इसे ले जाओ और सारे नियम समझा दो। होंगशियो कहती है, जी, और जियांग मन में कहता है, मुझे तो अभी से इस जगह से नफरत होने लग गई है। होंगशियो जियांग से कहती है, तुम अभी नए हो यहाँ पर, इसलिए तुम हालातों को नहीं समझते, पर जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कितना तुम्हें पता होना चाहिए और कितना तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। चाहे इस महल में या फिर इस शहर में, हर जगह पर एक गुलाम होने के नाते हमें बस एक ही बात याद रखनी होती है कि हमारा मुंह हमें हमेशा बंद रखना है। क्या तुम समझ गए? शन के महल का नाम है मैग्निफिसेंट, जिसका अर्थ होता है शानदार, और इस पूरे शहर को कहा जाता है फॉरबिडन सिटी, जिसका मतलब होता है वर्जित। आम भाषा में कहें तो अनुमति नहीं। तुम्हें इस महल में कुछ चीजों पर खास ध्यान देना होगा, कोई गलती ना हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। काफी समय से महाराज यहाँ पर नहीं आए, पर फिर भी कोई भी आसानी से हमें तंग या परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी मालकिन 4 उपपत्नियों में से एक उपपत्नी शन है। उनका रुतबा तो स्पष्ट है ही, पर साथ में उनके पिता सेना के प्रमुख जनरल हैं। और हाँ, किसी भी गुलाम को यहाँ पर बेलगाम घूमने की अनुमति नहीं। जियांग मुस्कुराकर कहता है, मैं समझ गया, मैं महल का कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा, पूरा दिल लगाकर काम करूंगा। होंगशिया थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, क्या तुम्हें पता है कि महाराज ने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया? ये सब कुछ हमारे राजकुमार जिया के कारण, जो हमारी मालकिन की सबसे बड़ी परेशानी है। वो दैत्य है, पागल है, उसकी शक्ल तो बदसूरत है ही, उसका दिल और व्यवहार भी उचित नहीं। मैंने और मालकिन ने बहुत मेहनत की उसे सुधारने की, उसे समझाने की, पर नहीं, वो कभी नहीं सीखा। आज से तुम राजकुमार की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों का ध्यान रखोगे। ये बात सुनकर जियांग अपने मन से चिल्लाकर कहता है, क्या मैं राजकुमार जिया का गुलाम हूँ? मैं आखिर कितना बदकिस्मत हूँ। होंगशियो कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें हमेशा उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उनके पास पहले 2 नौकर हुआ करते थे, पर उन्होंने कुछ गलतियाँ की, महल के नियम तोड़े, इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं है। एक लड़का और एक लड़की, उन बेशर्मों ने आपस में शादी कर दी और एक दिन शराब पीते हुए खुद ही मोमबत्ती गिरा दी और आग लग गई, जिसमें वो दोनों जलकर मर गए। और ये हमारी बदकिस्मती कि वो उस आग में जलकर नहीं मरा। ये बात सुनकर जियांग को थोड़ा अजीब महसूस होता है। मुझे पता है कि तुम डर गए हो और तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम बस उस तक खाना पहुँचाना, उसके कपड़ों का ध्यान रखना, उसके बाल बनाना, उसे नहलाना और उसके कमरे की सफाई करना। और हाँ, याद रखना कि उसको छूना मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। जियांग मन में कहता है कि वो राजकुमार है और भविष्य में वो क्या होगा किसे पता, और मैं उसका गुलाम। अगर मालिक का रुतबा बढ़ता है तो गुलाम की ताकत भी बढ़ती है, अगर मालिक का रुतबा घटता है तो गुलाम की औकात कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। होंगशिया उससे ये सब बातें याद रखने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि मैं याद रखूंगा और मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होंगशिया कहती है, राजकुमार जिया यहीं पर रहते हैं। जियांग मन में कहता है, मुझे ये तो किसी ने समझाया और बताया ही नहीं कि अपने से ऊंचे गुलाम को कैसे संभालते हैं। होंगशिया कहती है, राजकुमार किसी की बात नहीं मानते, वो बहुत ज्यादा शरारती हैं, इसलिए कभी कभी रानी जी उसे सबक सिखाने के लिए सजा देती हैं। तुम बस सिर्फ देखो, कभी कुछ बोलना मत। तुम मुझे ईमानदार लगते हो, तुम्हें ज्यादा समय तक ये सब काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जियांग बहुत ही चिंतित था। होंगशिया उसे अंदर लेकर जाते हुए कहती है, ये है राजकुमार, इनकी माँ ने इन्हें दीवार की तरफ मुंह कर बैठने के लिए कहा है ताकि ये थोड़ा धैर्य सीख सकें। होंगशिया राजकुमार को जियांग से मिलवाती है। राजकुमार दीवार की तरफ मुंह कर घुटनों के बल बैठा हुआ था। जियांग उसे प्रणाम करता है, अपना परिचय देता है, पर जियांग जैसे ही राजकुमार की तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है।
राजकुमार उसके सामने था और उसे देखते हुए वो मन में कहता है, ये कमजोर बेचारा सा बच्चा राजकुमार है। हाँ? मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही डरावना होगा। इस दिन को याद करते हुए जियांग मन में कहता है, उस दिन पहली बार मैं अपने मालिक से मिला। हम दोनों काफी लंबा समय एक साथ बिताने वाले हैं। हाँ, वो थोड़े अजीब लगते हैं पर अब से मैं उनका गुलाम हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जियांग ने पकड़ लिया है झाड़ू और घर के हालात देखकर उसे मौत पड़ रही है। मैं उनका गुलाम हूँ और ये काम मुझे एक अच्छे भविष्य की ओर लेकर जाएगा। पक्के फर्श में से घास उग चुकी है, घर किसी भी समय गिरने वाला है और ये सब काम करने के लिए केवल एक नौकर और वो हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा काम है। चलो छोड़ो, वैसे भी होंगशियो ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रहने देगी। वैसे ये आंगन राजकुमार के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं। माना कि उसे कोई पसंद नहीं करता पर फिर भी वो राजकुमार है। हाँ, वो राजकुमार है और तुम उसके नौकर हो जिसको ये आंगन साफ करना है। क्या तुम्हें छोटा आंगन साफ करने में मौत पड़ रही है तो बड़ा होता तो क्या करते। अपनी माँ के साथ उस शानदार महल में रहने की जगह उसे जबरदस्ती यहाँ इस बेकार सी जगह में रखा जा रहा है। उसे खाने को कुछ नहीं दिया जाता, हमेशा उसे सजा दी जाती है। आखिर उसकी माँ इतनी निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकती है। छोड़ो परे, यहाँ पर तो सब कुछ ही उलझा हुआ है और मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि रात के खाने में क्या खाना है। अचानक से जियांग चौकन्ना हो जाता है। वो पूरे ध्यान से और स्फूर्ति से अपने झाड़ू को घुमाता है। एक पत्ती जो अभी अभी पेड़ से टूटकर गिरी थी उसे वो अपने झाड़ू से निशाना लगाकर सीधा कूड़े की बाल्टी में पहुंचा देता है। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। मैं कितना माहिर हूँ, कितना समझदार हूँ। अब थोड़ा सा घमंड करना तो बनता है। हालांकि मैं यहाँ पर गुलाम हूँ पर मैं साथ में एक अनोखा कुंफू का माहिर भी हूँ। सिर्फ 1 साल की उम्र में मैं अपने पिता से लड़ने के काबिल हो गया था। 3 साल की उम्र में मैंने कुत्ते को धो दिया था और उसकी सवारी की थी और 6 साल की उम्र में मुझे अगवा करने वाले अपराधियों को मैंने खुद ही संभाल लिया था और मैं खुद से वहां से भाग निकला था। और ये है इन कारनामों को सर अंजाम देने वाले कुंफू के माहिर। मुझे मेरे पिता के ट्रंक में से सबसे नीचे से मिली थी एक कुंफू की किताब और जितना मैं हुनरमंद हूँ, अपने हुनर के साथ मैं उस किताब से पढ़कर सबसे ताकतवर कुंफू सीख सकता था और मेरा सपना था कि मैं हीरो बनूं। पर अब मैं राजमहल में हूँ। अब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं कुंफू सीखूं और पैसे कमाऊं, क्योंकि मैं यहाँ और दशकों तक रहने वाला हूँ। जियांग इन सब सोचों में खोया हुआ था कि उसे अचानक से एहसास होता है तो वो तुरंत घूमकर पीछे देखता है और मन में कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। रात के समय खाना खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए जियांग कहता है, मैंने आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ये रात के समय यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। ये सोचते सोचते जियांग ध्यान नहीं देता और एक पत्थर से टकराकर मुंह के बल नीचे गिरता है और चोट लगने के बाद उसे कुछ याद आता है। हाँ, बहुत ज्यादा अंधेरा है। राजकुमार, मैं तो उसे भूल ही गया। तो अपनी गलती का सुधार करते हुए जियांग पहुंच जाता है मोमबत्ती देकर राजकुमार के कमरे में। दरवाजा खटखटाकर वो कहता है, राजकुमार, मैं रोशनी करने आया हूँ। राजकुमार जवाब नहीं देता तो फिर वो दोबारा से पुकारता है, राजकुमार, राजकुमार, ओए छोटू। वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या वो भूख के कारण बेहोश हो गया? राजकुमार, मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, आप अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए हैं? तो मैं लालटेन जला देता हूँ। जियांग लालटेन जला देता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस स्टोरी को मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स के अनुसार ही आगे जारी रखूंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तभी इसके अगले पार्ट्स आएंगे। रिस्पॉन्स देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन को यूज करें और कमेंट्स की फ्री सेवा का लाभ उठाएं। बाय बाय।